मैं अपने हर पेशेंट से 2 सवाल ज़रूर करता हूँ कि आपके खाने और सोने का टाइम क्या है, और नंबर 2 आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं। और आप यकीन करें 90 से 95% का जवाब नो में होता है। बिल्कुल है विटनेस में इस चीज़ का कि आप जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं है, किसी किस्म के कोई स्टीरॉइड्स नहीं है इसमें मोस्टली, वरना जॉइंट पेन्स जितनी भी हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं खुद बर्गर मंगाऊंगा रात को तो मैं अपने बेटे को या बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ? तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन है हमें अपने आप पे लागू करना है। इससे सेहत की भी बचत है, इससे पैसों की भी बचत है। तो क्लॉट की आपने बात की, क्लॉट बनते हैं खासतौर पे जो हार्ट अटैक भी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे केसेस में रिसर्च प्रूव करती है कि आपके ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से है। 20-20 साल पुरानी माइग्रेन लोगों की ठीक हुई है। और फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, जो 10 मिनट में आपने फारिग होकर घर चले जाना है और आके घर जाते सर अपने काम शुरू कर देने। एक होती है पावर नैप, ठीक है, जिसको हम सिएस्टा कहते हैं। ये वही चीज़ है जो अल्लाह के नबी ने बताई थी, इसको कैलूला करें। इसको आप कितना मज़ेदार नाम है, पावर नैप, कितना अच्छा नाम है सिएस्टा। हमारी खुराक भी तो देख लेना सर, हर चीज़ में मिलावट है, तो हमारी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है वो उसको भी तो पूरा करना है किसी ना किसी तरह से। अब होता क्या है कि जब आप रोज़ा खोलने के बाद जब आप तरावी पढ़ते हैं, आप ये देखें उसके बाद आपको नींद कितनी अच्छी आती है। हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं ये उस वक्त तक कोई शो नहीं करते जब तक ये ऑटोइम्यूनोथेरेपी नहीं करा लेते। हम जब इसकी पूरी फॉर्मुलेशन कर रहे थे तो हमने इसकी सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन करवाई है, तो हम इसी चीज़ पे हैरान हो रहे थे कि ये जो 1200-1500 रुपये का सीरम बेच रहे हैं तो ये क्या डालेंगे बीच में। ठीक है, ऑर्गन ऑयल डलता है, कुछ में आलमंड ऑयल डलता है, सारे ये नेचुरल ऑयल्स। अब आलमंड ऑयल जो है वही आप लेने चले जो 7-8 हज़ार रुपये kg है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक दफ़ा फिर हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो लास्ट टाइम जब इस पॉडकास्ट में आए थे तो तहलका मचा दिया। पॉडकास्ट करने के बाद ये इस्लामाबाद चले गए एक इवेंट अटेंड करने के लिए, लेकिन जब हमने ये पॉडकास्ट लाइव की तो पीछे से हमारी टीम भी और डॉक्टर साहब की टीम भी कम्प्लीटली चौक होगी। तकरीबन 48 घंटे के अंदर 2500 मैसेजेस हमें रिसीव हुए। तो जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि डॉक्टर साहब आपकी टीम जो है क्या वो स्टैंड बाय पे है, उन्होंने क्या हुआ क्या है, मैंने कहा जनाब लंका में आग लग चुकी है इस वक्त। तो मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब की। इनके साथ हमने बड़ी मज़ेदार लास्ट टाइम डिस्कशन की और कुछ ऐसे पॉइंट्स को टच किया जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा उस पर आगाही नहीं है, ना ही इस डोमेन के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के चंद शुरू के पायनियर्स में से हैं जो कि ओजोन थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम डॉक्टर साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया जी। मैंने बुलाना तो आपको काफ़ी अर्सा पहले था, लेकिन क्योंकि कुछ मसरूफियत आपकी भी ऐसी थी, आपके इंटरनेशनल ट्रिप की वजह से टाइम नहीं निकल पाया आपका भी। सर लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट की तो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हमारी क्लिक हुई जिसने ना सिर्फ आपकी पूरी टीम को चौक कर दिया बल्कि मेरी भी पूरी टीम को चौक किया, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। और सबसे पहले जो मैं आगाज़ करना चाहूँगा पॉडकास्ट का, क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू वगैरह तो हमने कर लिया था लास्ट टाइम, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐसी हमारे से लास्ट टाइम गई जो कि शायद क्लियर नहीं हो पाई। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम उसको क्लियर कर दें, क्योंकि तकरीबन कोई कमोबेश 1000+ मैसेज सिर्फ उस एक क्लिप के ऊपर आया था हमें। वो था जो हमने बात की थी स्ट्रोक की, फालिज की। तो फालिज का आपने बोला था कि उसका भी इलाज ओजोन थेरेपी के अंदर मौजूद है। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जिन लोगों को पुराना 10-10 साल पुराना फालिज हुआ है, ये 5 साल पुराना, ये बहुत पुराने भी पेशेंट जो थे वो कांटेक्ट करना शुरू हो गए। तो इस पर थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी, क्योंकि आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज के फालिज को जो है ना वो कैटर किया जा सकता है। तो थोड़ा इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ख़ुद हैरान हुआ आपकी पॉडकास्ट की माशाल्लाह इतनी रीच है कि दुनिया के हर मुल्क से मुझे मैसेजेस भी आए, लोग भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आई और पर्सनली लोग भी आए। सो माशाल्लाह जो भी काम जिस तरह का भी कर रहे हैं दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। ये आप लोगों की कामयाबी है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो बात हमने स्ट्रोक की थी तो मुझे दूसरा अंदाज़ा ये नहीं था कि तकरीबन हर दूसरे चौथे घर के अंदर स्ट्रोक का कोई ऐसा पेशेंट या उनके कोई जानने वाला ऐसा पेशेंट मौजूद है जिसको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जी। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों ने ले के आगे शिफ्ट की उन लोगों को जिनको स्ट्रोक था। जी जी। अच्छा, ये जो मैंने बात की थी ये बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से मुतल्लिका थी,
हम लोगों को मैसेज दिन रात आजकल ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्ट्रोक है ये नाकाबिले इलाज नहीं है, नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ शर्त ये है कि ब्रेन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए जी, तो वो रिवर्स नहीं होता। सही। और उस डैमेज को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक विंडो दी है चंद घंटों की, ठीक है। तकरीबन कोई समझ लें 15 से 20 घंटे मैक्सिमम है, जिसमें अगर आप कोई इंटरवेंशन कर लें तो आप उस स्ट्रोक को बचा सकते हैं। ठीक है। ये उसी विंडो के बारे में मैंने बात की थी कि अगर टाइम पे पता चल जाए तो हम पहले सीटी स्कैन करके ये देख सकते हैं कि इनको उस फालिज की वजह क्या है। सही। क्या दिमाग की शरेयान पट्टी है या कोई खून की नाली ब्लॉक हुई है। जो ब्लॉकेज वाली चीज़ है विद इन दोज 20 आवर्स अगर हम इसको खोल लें, पहले दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे ठीक वो है। क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है और उसके बाद हम उसको एंजियोग्राफी करके वो क्लॉट निकाल सकते हैं। ठीक और है। अगर वो क्लॉट टाइम पे निकल जाए तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। सही। और ये सारे काम जो अगला मैसेज था कि बहुत सारे शहरों में हो रहे हैं, जैसे मसलन कराची में बहुत सारे सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद लाहौर में भी सेंटर, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में भी सेंटर्स हैं। सही। तो ये काम हो सकता है, हो रहा है, लेकिन जितने सेंटर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि लोग इसमें ट्रेंड नहीं हैं अभी। तो बिल्कुल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये पॉसिबल है। लोगों को अगर ये मैसेज मिल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो अगर उस टाइम पे उस जगह पहुंच जाएं तो ये बचत की जा सकती है। तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर किसी को कोई फालिज का अटैक हुआ है तो 15 से 20 घंटे के अंदर की जो विंडो है उस दौरान अगर वो आप लोगों से कांटेक्ट कर ले या जो भी इस जो ट्रीटमेंट को देखते हैं वहाँ तक पहुँच जाएं तो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि इंशाल्लाह वो रिकवरी की तरफ वापस आ सकते हैं। मैं वो ये कह रहा हूँ ना कि ये चूँकि ये पॉडकास्ट सारी दुनिया में जाती है, जैसे कराची के इर्द गिर्द के लोग हैं, इस्लामाबाद पेशावर के लोग हैं, वो जो पिंडी में एक सेंटर है, इस्लामाबाद में सेंटर हैं, वहाँ पे अगर पहुँच जाए तो ये बचत की जा सकती है। उनको इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं जिससे क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है। वो ना हो तो फिर हम उसको निकाला भी जा सकता है। ठीक है। तो इसके बाद की अगर लेट्स से किसी का 24 घंटे 20 घंटे गुजर जाते हैं तो उसके बाद को पॉसिबिलिटी है या उसके बाद फिर उसमें मुश्किल कर है? सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन उसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े कम होते जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की टिश्यू वो है जो एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डैमेज हो जाए उससे पहले अगर हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करें तो शायद किया जा सकता हो। और चूँकि जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, जो पहले ये विंडो थी 6-8 घंटे की थी, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ गई है, तो कुछ अर्से में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो जाए। बाहर के मुल्कों में तो अगर स्ट्रोक का मैसेज आता है तो एम्बुलेंसेज जो है उनके अंदर सीटी स्कैनर्स लगे हुए हैं। अच्छा। कि जैसे ही वो सीटी स्कैन मैसेज पहुंचने के फ़ौरन बाद वो हो जाता है। बाय द टाइम पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है सारी तैयारी हो चुकी होती है। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारे पास अभी रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लेकिन हम और कुछ ना करें, कम से कम आपके तौर से अवेयरनेस तो दे सकते हैं कि अगर ऐसे हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए वो आपने जो शुरू में बात की कि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि लोगों ने शेयर इतना ज़्यादा हुआ हमारा वो क्लिप कि डेफिनेटली अगर किसी का कोई मसला है तो कोई शेयर कर रहा है ना, या किसी के जानने वाले का है, तो लोगों ने रेफरेंस दे दे के हमारे से कॉन्टैक्ट किया कि इस तरह किसी का 10 साल पुराना स्ट्रोक है, किसी का 5 साल है, 2 साल है, तो लोग कह रहे हैं क्या इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन है। अच्छा, ये जो आपने विंडो की बात की है 15 से 20 घंटे की, ये सिर्फ पाकिस्तान की आप बात करें या ग्लोबली भी इस वक्त इसकी यही विंडो है या वहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट बेहतर है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी? ये ग्लोबल विंडो है। ये ग्लोबल विंडो है, इसीलिए कि इसमें सबसे पहले स्ट्रोक को पहचानना ज़रूरी है। इसके लिए हम सबसे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फास्ट, FAST। ठीक है। यानी जिसको स्ट्रोक होना होता है सबसे पहले उसको वो फेस देखें, F से उसकी फेस डेविएशन शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर आर्म, उसको पता लगा कि मुझे बाजू हिलाने में मुश्किल होना शुरू हो गई है। और उसके बाद स्पीच, उसके बोलने में स्लरिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये कि बगैर सीटी स्कैन के आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई मसला हो रहा है। और आखिर में T से बनता है टाइम, यानी ये वो टाइम है जब काउंट डाउन शुरू हो जाता है। अब जितनी जल्दी इस चीज़ को पहचान सकते हैं अपने करीबी सेंटर में ले जाएं, कम से कम सीटी स्कैन तो कराएं, ये पता लगे कि क्या मसला है। और तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सीटी स्कैन इस वक्त फ्री हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ही आप जाएंगे थोड़ी देर में स्कैन हो जाएगा, आगे का मरला उसके बाद आपको हॉस्पिटल वाले गाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर वो जो इंजेक्शन लगा के जो क्लॉट को तोड़ने वाला सिस्टम है वो इनॉग्रेट हो रहा है और बड़ी जल्दी उम्मीद है इंशाल्लाह शुरू भी हो जाएगा। तो इसकी सर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितने % तक इसकी रिकवरी के चांसेस होते हैं कि अगर पता चल गया टाइमली आप पहुंच गए तो कितने हद तक इसके चांसेस होते हैं कि 70 to 80% आपको बिल्कुल आप वापस कर सकते हैं, बिल्कुल वापस कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि क्लॉट बर्डन कितना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इट्स मच बेटर देन कि कुछ ना करें और सिर्फ बंदे को जाता हुआ देखें। अब फाइट तो करें, बाकी शिफा तो अल्लाह ने देनी। बेशक ऐसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा मुझे इसके सिम्टम्स का, जिस तरह आपने बताया कि फास्ट आपने जो एक का वर्ड यूज़ किया,
जिस तरह हार्ट अटैक में काफ़ी देर पहले भी आपको पता चलना शुरू हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, इसमें भी कुछ इस तरह का होता है, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आपको पहले पता चल जाए कि हाँ ये इस तरफ जा रही है सिचुएशन पेशेंट की जो है? ये जो 4 लफ्ज़ मैंने आपको बताए जी। ना जी, यही तो मसला है। ये कभी किसी को किसी वक़्त भी शुरू हो सकता है। क्लॉट ने फँसना है, जी। वो किसी को चलते-चलते जाके फँस जाता है। ठीक है। पहले पता चलना ये बहुत मुश्किल है कि इस बंदे को 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद स्ट्रोक होने वाला होता ठीक है। है। सबसे पहले निशानी ये होती है कि उसकी फेस की डेविएशन शुरू हो जाएगी, जो मैंने आपको 4 लफ्ज़ बताए हैं। जी। तो लेकिन पहले प्रिडिक्ट करना ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक हो गया, लेकिन टाइमली पहुंचने से एटलीस्ट जो है वो आपको ये नहीं रहेगा लाइफ में कि शायद इसको ट्रीट कर लिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब, जब ओजोन थेरेपी की आप बात करते हैं तो आपने लास्ट टाइम भी इस पे बड़ी डिटेल में बात की, और आप इसके ऊपर, मैं खुद भी, ज़ाहिर है मेरी वालदा इस वक्त आपके पास आती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको बेहतरी है। तो मुझे सर ये बताइएगा कि अगर ये इतनी ही ऑथेंटिक है, जो कि मैं समझता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी वालदा को इससे फ़र्क पड़ा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका वाकई अफादियत है, मास लेवल के ऊपर क्यों इस पे बात नहीं की जा रही? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स क्यों ट्रेन नहीं किए जा रहे पाकिस्तान में? बहुत सारे क्लिनिक्स के अंदर ये ऑप्शंस क्यों नहीं दी जा रही, जबकि ये मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ है कंपेयर टू जो आप बाकी इलाज करवाते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ कमी जो है ना वो अवेयरनेस की है। ठीक है। अभी चंद दिन पहले हमने कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें काफ़ी मुल्कों से, अमेरिका से, टर्की से, स्पेन से, इटली से, सारी दुनिया से लोग आए थे। आप ये सोचें कि सिर्फ टर्की के अंदर 6000 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं जो ओजोन करते हैं। इस सारे यूरोप, जी सारे यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, ये तमाम जगह पे ये होती है। लेकिन चूँकि अवेयरनेस इतनी लोगों को नहीं है, डॉक्टर्स को खुद इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हम आपके तवसत से बाकी जो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैं रेगुलरली अपने लेक्चर्स देता रहता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अब हम छोटे कोर्स भी कराते हैं ताकि जो रूटीन के अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या वैसे ओजोन की जा सकती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, तो लोगों को ज़रूर इस तरफ आना चाहिए। तो ये जो आप लोगों के पास आने का बहुत बड़ा मकसद एक अवेयरनेस भी है, जिसमें आप भी उस सवाब में शरीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। वो देखें, इसमें जो प्रोसेस है ना आप लोगों का, वो भी बड़ा क्विक है। पेशेंट जाता है, 5-10 मिनट का ट्रीटमेंट है, फ़ौरन से रिकवरी, जिस तरह वो जा रहा है बिल्कुल सही सलामत, कोई किसी किस्म का वो नहीं। नॉर्मली ऑपरेट में तो होता है ना कि आप 2-3 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, तो इसमें कोई सीन ही नहीं है। मैं जिस तरह आपके पास वालदा को लेके आता हूँ, ठीक है, वो जिस तरह अपने पाँव पे चल के जाती हैं वैसे ही वापस आ जाती हैं। और इसमें एक और फ़र्क है, जो आम ट्रीटमेंट हमारे ऑर्थोपेडिक के दोस्त करते हैं, हम सारा गाइडेड करते हैं। मसलन मैं जो ट्रीटमेंट घुटनों का करता हूँ अल्ट्रासाउंड के जरिए करता हूँ। हाँ बिल्कुल। इवन चाहे छोटी सी सुई होती है इंसुलिन वाली, हमें वो भी नज़र आ रही होती है कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। जी ऐसे ही है। तो इसलिए जो चीज़ आप अंडर प्रिसीजन करेंगे, अंडर गाइडेंस करेंगे, उसकी सक्सेस के चांसेस निस्बतन उससे ज़्यादा है जो चीज़ आपको नज़र ही ना आए। अब हम एक और नया ट्रीटमेंट उसके साथ हम करते हैं, जिसको हम इसी हवाले से मैं बात कर लूँ, उसको हम एक्सोसोम्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सोसोम्स वो चीज़ है जो स्टेम सेल से भी आगे की एक चीज़ है। इसमें होता ये है कि जो सपोज घुटने की कार्टिलेज है, जो हड्डी है जो नहीं बनती, अब उससे वो भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी, उसमें वो कहते ये है, क्योंकि अभी ज़ाहिर एक नया प्रोसीजर है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन जितने केसेस हमने किए हैं उनके इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घुटने तब्दील नहीं कराना चाहते, वो लोग जो ऑपरेशन किसी वजह से नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आसानी है कि वो सर्जरी ना भी कराएं तो उनका गुजारा चल सकता है, क्योंकि असल जो कॉज थी वो कार्टिलेज थी, अगर वो रीग्रोथ शुरू कर दे तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिल्कुल ऐसी ही है। तो इसमें डॉक्टर साहब अभी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है, क्योंकि आप ख़ुद भी ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट इदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कितनी इसके अंदर जो है इस वक्त रिसर्च की जा रही है? ये सारा हम बाहर से ही सिर्फ थ्योरी लेके उसको सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अभी ज़ाहिर है लोग ही बहुत कम हैं इसके अंदर, तो क्या ख़ुद भी आप लोग कुछ रिसर्च इस पे कर रहे हैं लोकली? जी, हम ओजोन का बहुत सारा काम अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोगों को ट्रेन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चूँकि अभी मास लेवल पे लोगों को मालूम नहीं है, जैसे जैसे अवेयरनेस होती जाएगी तो ये मज़ीद, अब जैसे आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं, मैं एक दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन आर्मी में दी थी CMH पिंडी में, तब CMH पिंडी में भी और बाकी जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी ओजोन शुरू कर दिए। सही। तो पिंडी में भी हो रही है और लाहौर में भी हो रही है, लेकिन ये चंद एक मखसूस डिजीज़ है उनके मतलब, लेकिन हम कम अज़ कम ये सोचते हैं कि काम शुरू तो हुआ। जब एक बंदा की बजाय 10 लोग करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी 10 गुना आएंगे। अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो उससे फ़ायदा ही होगा कि लोगों का फ़ायदा है। आप एक ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो महंगा भी नहीं है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, जिसमें स्टीरॉयड भी नहीं दे रहे, नुकसान भी कोई नहीं है, तो ऐसा ट्रीटमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा आपके पास बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमेशा खुली रहती हैं। डेफिनेटली। और इसमें वही जो आपने बात की कि इसका नुकसान कोई नहीं है, जिस तरह देसी दवाइयों का है ना कि अगर चलो या
होम्योपैथिक है, अगर फ़ायदा कुछ नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। तो इसमें कोई मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है। और मैंने क्योंकि खुद विटनेस किया है, विटनेस में इस चीज़ का कि आप जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन ही है, किसी किस्म के कोई स्टीरॉइड्स नहीं है इसमें मोस्टली, वरना जॉइंट पेंट्स जितनी भी हैं उनके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि एक तो क्विक इसमें रिलीफ भी है और सेकेंडली कोई पेनफुल प्रोसेस भी नहीं है आपका इसमें। तो इसमें डॉक्टर साहब जब आप ये प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ, या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, किसी को आराम आ गया एक सेशन में, किसी को 2 सेशन में, इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कॉम्प्लिकेशंस तो ना होने के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो हमें कॉम्प्लिकेशन समझने के वही होता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस थी, नहीं अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि हम प्रोसीजर के बाद कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ भी नहीं देते। हाँ जी। को 5 गोलियाँ सुबह खाने के लिए, 5 गोलियाँ शाम को, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक आध टैबलेट दी जाती है जिसमें मोस्टली या तो विटामिन की टैबलेट्स होती हैं जो कि ताकत के लिए दी जाती हैं, मसल स्ट्रेंथ के लिए दी जाती हैं, एक आध कोई पेन किलर दी जाती है। इसके अलावा कोई लंबी चौड़ी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे जो है ना डिस्कस करना चाहूँगा, आपने मल्टीविटामिन का जिक्र किया। डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजह है कि हम वेस्ट से या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनसे क्यों हमारा गैप इतना ज़्यादा है तो नॉर्मली मतलब एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन हैं, सबकी नीड एक जैसी हैं, बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई इस तरह की कि सबकी ज़रूरियात हुए। हमारे यहाँ सप्लीमेंट का वर्ड जब यूज़ किया जाता है या कोई भी इस तरह की जो कुछ चीज़ें ली जाती हैं जो आपकी ग़िज़ाइयत को पूरा करती हैं, हम ये समझते हैं जी बीमारी है तब इसको दिया जाता है। जबकि गोरा जितना भी है वो जैसे ही 30 क्रॉस करता है, बल्कि 25-27 से शुरू हो जाते हैं, उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बीमारी के साथ क्यों मुंसलिक किया जाता है? अच्छा, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना, मुझे लगता है ये कि जब आप कोई गोली खाते हैं ना, चाहे वो किसी किस्म की गोली हो, चाहे वो ताकत की टैबलेट हो, वो जब गोली खाई इसका मतलब है कि बंदा बीमार है जी। आपको याद होगा कि हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिस घर में चाय बनती थी किसी ज़माने में, वो यही पूछते थे कि खैर थे यार तुम्हारे घर चाय बनी है, देखिए कोई ना कोई बीमार है तब चाय पी जाए। जैसे आप अब चाय हर जगह इस्तेमाल होती है, इसी तरह जब हम विटामिन किसी को एडवाइस करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हर बंदा बीमार है। अब देखिए हमारी ख़वातीन जो है उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो धूप में नहीं जाती, जो एक्सरसाइज नहीं करती, जो वॉक नहीं करती, जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि जिनको जो पूरी नहीं हो पाती। वजह क्या है? या तो फिर हर वक्त दर्दों में रहेंगी, पट्टे खिंचे रहेंगे, उनको थकावट रहेगी, झुंझलाहट रहेगी, लड़ाई ज़्यादा होगी, उनको नींद ठीक नहीं आएगी। लेकिन यही चीज़ें अगर हम उनकी पूरी कर दें, उनसे कहें जी आप मल्टीविटामिन या जो भी मखसूस एक ऐसे विटामिन है अगर आप ले लें दिन में 1 या 2 गोलियाँ, तो ये कमी आपकी पूरी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसमें देखें ना सर, हमारी जो ग़िज़ा है ख़ास तौर पे जो एशिया रीजन में, या हम अपनी पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी खुराक भी तो देख लें ना सर, हर चीज़ में मिलावट है। तो हमारी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है वो उसको भी तो पूरा करना है किसी ना किसी तरह से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप नेचुरल डाइट लें तो उससे पूरी हो जाती है, नेचुरल डाइट है कहाँ पे? हमें दूध से लेके, हम घी से लेके, सब्जियों से लेके, फल, हर चीज़ में तो मिलावट है। तो एंड ऑफ द डे इंसानी जो बॉडी है इसकी रिक्वायरमेंट तो है, तो जब ये पूरी नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको बीमारियों की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। इसी यहाँ देख लें, मतलब 30 साल की उम्र के अंदर ही आपके जो है ना गोडे गुड्डे जवाब दे जाते हैं, जबकि वहाँ जो है 30 साल का बच्चा जो है वो सही एक्टिव होना शुरू होता है। अभी मैं लास्ट टाइम यूरोप गया हूँ तो वहाँ पे मैंने 90 साल के बाबे को भी भागते हुए देखा है। यहाँ 90 साल का बाबा अपना बेड से नहीं उठ पाता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट्स जो हैं आपको बीमारी के अलावा नॉर्मली भी अपनी डाइट के अंदर रखने चाहिए? जहाँ तक आपने मिलावट की बात की तो हमें भी सबसे ज़्यादा गिला और शिकवा यही है कि जो विटामिन है वो भी खालिश नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब एक चीज़ खालिश ही नहीं है उसका रिजल्ट क्या निकले? बिल्कुल सही है। तब हम किससे कहते हैं किसी आते जाते से बाहर से मंगवा लो तो लोगों को बुरा लगता है कि मसला कि जो चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि विटामिन हर सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो बंदा एक्सरसाइज कर सकता है, जो बंदा वॉक कर सकता है, जो बंदा अपने आप को स्ट्रेस में डाल सकता है, फिजिकल एक्सर्शन कर सकता है, ये विटामिन उसको सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बात क्लियर रखेंगे, कोई विटामिन खाने से कोई वॉक का या एक्सरसाइज का ये मुतबादिल नहीं है, सपोर्टिव ज़रूर है। मतलब किसी के मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे
लोगों को कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें नहीं दस्तियाब यहाँ पे, लोग वो लेते ही नहीं है। अगर हम इसको किसी तरीके से ऑगमेंट कर दें, सप्लीमेंट कर दें, तो इसका असर बेहतर हो सकता है। आपने जहाँ पे यूरोप की बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वो देखिए फिजिकल एग्जर्शन को 90 साल का बाबा जो फिजिकल एग्जर्शन कर रहा है वो पिछले कोई 80 साल से कर रहा होगा। हमारे कितने बुजुर्ग हैं जो ये करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अपने हर पेशेंट से 2 सवाल ज़रूर करता हूँ कि आपके खाने और सोने का टाइम क्या है, और नंबर 2 आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं। और आप यकीन करें 90 से 95% का जवाब नो में होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें शायद हम सारे भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रेगुलर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता और टाइम पे कोई भी नहीं सोता। बिल्कुल ऐसे ही। ये इसकी वजह से डेफिनेटली फिर आपकी वो सारी रूटीन जब ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे भी असर आएगा उसका। स्ट्रेस है हर तरह से, मतलब हमने जानबूझ के उड़ते तीर को अपनी तरफ लेने का ना हमने कोई मौका जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अब खुराकें देख लें हमारी, लाहौर की अगर बात करें तो रात को 12 बजे तो हमें सही तरह से भूख लगनी शुरू होती है। 2:30 बजे हमारे घर में 2 बजे 1:30 बजे फूड पांडा वाला आ रहा होता है, तो उसके बाद खा के बस लामलेट ही होना है। तो उसके बाद फिर सारी सी बात है वो कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। ये वो कहानी घर घर की वाली बात हाँ, है। सही कह रहे हैं, सही बिल्कुल ठीक है। तो इस पे सर करना क्या चाहिए? देखिए प्रॉब्लम्स का हमें पता है, इसके सोल्यूशन क्या है, किस तरह से अपने आप को जो है ना इस रूटीन में डाला जाए। अब देखिए अगर वॉक की बात की जाए, फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, रोड पे आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ट्रैफिक के इश्यूज़, पोल्यूशन के इश्यूज़, पार्क उस तरह से मौजूद नहीं है। तो एक क्विक इसका जो सोल्यूशन है वो क्या नज़र आता है आपको? सर जी 2 बातें। पहली बात तो ये डिसिप्लिन, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, कोशिश तो करें ना। जी बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपका सवाल का जवाब है जी कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मेरा ख्याल है ये बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ हमारे माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है कि अगर हम छत के ऊपर भी वॉक, स्टेप्स भी पूरे कर लें ना, छत पे भी हो सकती है, गली में भी हो सकती है, बाहर के करीबी किसी ना किसी पार्क में भी हो सकती है। नंबर 2, वाक़ा को टाइम थोड़ी है कि फजर की नमाज के बाद ज़रूर या इशा की नमाज के इसके अलावा हो नहीं सकती। बिल्कुल सही है। इसमें हमारी अपनी, अगर हम थोड़ी सी अपने आप को समझा लें कि हमें ये ज़रूरत है और ये हमारी दवाइयों से, डॉक्टरों से और मेडिकल स्टोरों से जान छूट सकती है, तो लोग इसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और जब मैं खुद बर्गर मंगाऊंगा रात को, तो मैं अपने बेटे को या बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ? तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन है हमें अपने आप पे लागू करना है। इससे सेहत की भी बचत है, इससे पैसों की भी बचत है, और सबसे बड़ी बात यह कि आपके फैमिली का जो इंटरेक्शन है वो बेहतर रहता है। आप बैठ के इकट्ठे खाएं, अपने सामने उसको खिलाएं और वो खुद भी खाएं, जो हेल्दी चीज़ है। तो ये हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप वैसे जो बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, आप अपने जो डॉक्टर कम्युनिटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टरों की दुकानें बंद करवाएंगे? सर रेस कर लाने देना, रेस कर लाने देना है। मेरे तमाम डॉक्टर दोस्तों को भी अल्लाह ने रेस देना है, मुझे भी अल्लाह ने देना है। तो इसलिए हमें अच्छे और हलाल रेस की तलाश है। लोग सेहतमंद रहें, हमें अपने हिस्से का रेस मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं कल ही एक क्लिप सुन रहा था मौलाना तारिक जमील साहब का, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे दिल को लगी जाके डायरेक्ट। उन्होंने कहा जी देखिए हम जो है छोटी सी छोटी गाड़ी भी है, ठीक है, सुजुकी में भी जब हम पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो हम अपने पूरे इलाके में 10 पेट्रोल पंप में से एक बेस्ट चूज़ करते हैं, यार इसका पेट्रोल साफ़ होगा, गाड़ी मेरी तंग नहीं करेगी, ठीक है। तो थोड़ी जिसके पास और महंगी है तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। तो उनका वो यही कह रहे थे कि यार देखो अल्लाह ताला ने सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है पूरी इस कायनात के अंदर, वो इंसान है। तो हम इंसान अपने अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं? गाड़ी की तो इतनी एहतियात है कि उसके अंदर साफ़ पेट्रोल होना चाहिए ताकि वो स्मूथ चले, वो ख़राब ना हो। तो व्हेन इट कम्स टू और ऑन बॉडी, हम जो दिल करता है बर्गर भी डाल रहे हैं, पिज़्ज़े भी डाल रहे हैं, उसमें हर जो कुछ उसके साथ हम कर सकते हैं ना खिलवाड़, बॉडी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो अब मेन जो मुझे कॉज लगती है ना वो हमारी डाइट का प्रॉब्लम है। तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो क्लॉट की आपने बात की, क्लॉट बनते हैं ख़ास तौर पे जो हार्ट अटैक भी होते हैं, उसमें भी बहुत सारे केसेस में रिसर्च प्रूव करती है कि आपके ये ऑयली चीज़ें खाने की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप ये सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम एक ब्रेड का पीस लें जी और उसके ऊपर एक जैम लेके उसमें छुरी रखें और छुरी को लेके उसके ऊपर लगाएं, जैम लगाएं नहीं, सिर्फ एक फेरें, उस ब्रेड के पीस को खा लें, उसको हजम करने के लिए हमें 20 मिनट की वॉक चाहिए। माय गुडनेस, आप ये सोचें। तो वो जब मील लेते हैं जिसमें एक पूरा बर्गर, उसके साथ चिप्स और फिर उसके साथ ड्रिंक, उसके लिए हमें शायद लाहौर से गुजरांवाले जाना पड़े वॉक करके, तब जाके वो हजम होगा। लेकिन ये रोज़ हो रहा है, लोग खा रहे हैं और उसके बावजूद वो लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। अब आप यूरोप की आपने बात की, आप मुझे ये बताएं कि जब आप यूरोप जाते हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे इन बड़ी बड़ी बर्गर शॉप्स के ऊपर कितना ही रश होता है? नहीं है।
वो सिर्फ मुसाफिर लोग वहाँ पे लेते हैं जाके, जिनको मजबूरी है कि हमने बिल्कुल जल्दी ऐसे काम ख़त्म करना है। हमारे यहाँ तो तफरीह है ये, हाँ बिल्कुल हमारे ऐसे यहाँ है। तो पार्टी टाइम है ये जाना। ये कॉन्सेप्ट चेंज होना ज़रूरी है कि डाइट में और हेल्दी डाइट में बहुत फ़र्क है। और आप ख़ास तौर पे इसका सर एज के साथ भी तो ताल्लुक है ना, कि आपने बिल्कुल अपनी एज को देखना है। देखें 20-25 साल तक, मैं हमेशा इसमें कहता हूँ, पता नहीं मुझे ये थ्योरी सही है या गलत है, बल्कि आप इस पर मेडिकली जो कमेंट कीजिएगा। मैं कहता हूँ 25 से 30 साल तक ना बॉडी आपको पालती है, 30 साल के बाद आपने अपनी बॉडी को पालना है, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक, एवरेज एज आपकी 60 है। तो बिल्कुल ठीक, आधी लाइफ बॉडी आपका हर तरह का बोझ बर्दाश्त करती है, उसके बाद आधी लाइफ आपने उसका बोझ बर्दाश्त करना है। बिल्कुल ठीक है। तो मेडिकली भी इसमें कोई है इस तरह का कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको अपनी डाइट के ऊपर खास तौर पे जो है तवज्जो देनी है? ये मेडिकल तो ये कहता है कि पहले दिन से आपने अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है। हमारे जो बच्चे हैं जी। जब ये इस किस्म की डाइट लेंगे तो ये इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं होती, इनके जिस्म में ताकत ही नहीं होती। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी जितनी फीमेल्स, हमारी बच्चियां बेटियां जो हैं, ये जब इस किस्म की डाइट लेने के बाद इनको शादी के बाद कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में उसमें बहुत बड़ी वजह जो है ये डाइट है। उसके बाद प्रेगनेंसी से लेके बाकी मामला तक ये अभी जो एवरेज है ये आज से 15 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल मैं खुद ऐसे। इतने अरसे से ये अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें देख रहा हूँ। जो चीज़ें अब हैं वो 15 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल और सही। उसका बहुत बड़ा सोर्स मेरा ख्याल है, इन माई एक्सपीरियंस, आपकी बात दुरुस्त है, ये डाइट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अपने बच्चियों की डाइट की बात शुरू की पिछले को 5-7 साल में ना, एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हुआ है कि जैसे ही किसी बच्ची का कोई रिश्ता तय होता है या कोई शादी की डेट फिक्स होती है ना, वो 6 महीने पहले से डाइट करना शुरू कर देते हैं। और डाइट कर करके अपने आप को बॉडी इतनी लीन कर लेते हैं कि एंड पे बस वो हैंगर ही लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी भी आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आती हैं उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर? देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त आती है जब आप किसी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। अगर आप एक्सट्रीम पे जाके अपनी डाइट कम करके अपना 40 किलो वज़न कम कर लेते हैं तो या तो उस वज़न को मेंटेन करें। लेकिन शादी के बाद पहले 1.5 महीने में जो दावतें होती हैं वो फ़ौरन आपको उस तरफ ले आती हैं। उसके बाद जो कसर रह जाती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद वो बच्ची यही समझती है, जैसे बच्चा यही समझता है कि यही दुनिया थी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जो मर्ज़ी खाऊं, जो मर्ज़ी पीऊं और जो मर्ज़ी जो वज़न अपना बढ़ाता चला जाऊं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी एक्सट्रीम है ये नुकसानदेह है। सही। हमें अगर उस बैलेंस में रहें तो ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा है, वज़न कम करने में भी फ़ायदा है और उसको मेंटेन करने में भी फ़ायदा है। बिल्कुल सही है। तो वज़न ज़रूर कम करें, लेकिन इतना कम करें कि आप बीमार ना लगने शुरू हो जाएं और उसको फिर मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मैं ज़रा बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दर्दें निकलती हैं, ठीक है, इसकी कुछ वजूहात आप बताना चाहेंगे? ख़ास तौर पे जो हमें जॉइंट पेन्स हैं वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन देखा जाता है। आपके पास भी जो ज़्यादातर रश में देखा है वो घुटनों की दर्द का ही है। तो इसकी मेन कॉज क्या है? कहाँ से ये ट्रिगर होती है? क्या ये जेनेटिक है या ये हमारी डाइट का इसमें ताल्लुक है या हमारे लाइफस्टाइल का ताल्लुक है? ये कहाँ से मेन ड्राइव फोर्स होती है इसकी? ये बिल्कुल दोनों चीज़ें जो आपने आखिर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, डाइट और लाइफस्टाइल, ये दोनों इसका ताल्लुक है। जेनेटिक भी हो सकता है लेकिन वो उसकी रेशियो निस्बतन अगर हम बल्क में देखें तो कम है। ठीक है। अब हो ये रहा है कि हमारे पास फिर वही 2 सवाल आ गए। जब खाने का टाइम नहीं है आपका, जब आपका सोने का टाइम नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो बॉडी के मसल्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? मैं हर दफ़ा एक वाक़या सुनाता होता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा जी कि, मैंने कहा बेटा तुम क्या करते हो, कोई गेम करते हो? उन्होंने कहा सर अंकल मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी फुटबॉल वाली बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा सर मैं नेट पे खेलता हूँ। तो जब हम नेट पे गेम करेंगे, नेट पे फुटबॉल खेलेंगे, नेट पे हॉकी खेलेंगे, नेट पे क्रिकेट खेलेंगे, तो हम हमारी मसल में जान कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही। वो जो ब्रायलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो गलत नहीं है। जब आपके मसल में जान ही नहीं है तो आप कैसे इन बीमारियों से बचेंगे? और हाँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो जॉइंट पेन्स के हैं, कमर दर्द के बहुत लोग आते हैं, यंग लोग। जो यंग लोग हैं जिनको या गर्दन में दर्दें हो रही हैं या ये कमर में दर्दें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, 4 to 6 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू मेल, जिनको माइग्रेन है, जिनको सर की दर्दें हैं। ये वो है जो शायद कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा रेशो नहीं थी। सही। अब हम इनको कोशिश करते रहते हैं कि इनको दोनों तरह से ट्रीट करें। एक ऐसा ट्रीट करें जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और इनको ये भी बताएं कि आपने आगे क्या करना है ताकि आपको दर्दें मज़ीद ना हो या बढ़े ना। बिल्कुल सही। माइग्रेन की लास्ट टाइम भी आपने बात की थी, इसके बारे में जो कॉमन पाकिस्तान में सुना जाता है जी ये लाइलाज है, ये तो हो गया तो सालों साल चलेगा, आपको इसकी किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम आपने इसका कहा कि ओजोन के अंदर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है और क्विक रिलीफ भी इसमें मिलता है आपको। थोड़ा सा इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा दोबारा। अच्छा, माइग्रेन के बारे में एक बात याद रखें कि ये अभी तक 170 to 80% केसेस में इसका कॉज ही नहीं पता किसी को। ठीक है। सारी रिसर्च जो है अभी तक मेडिकल की, चाहे वो अमेरिका में हो रही हो या यूरोप में हो रही हो,
अभी तक 100% कॉज डिटेक्ट नहीं कर सकी। ठीक है। जब आप कॉज ही डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, कि जो हमें पता लगता है जी पट्टों का खिंचाव शुरू हो गया है, पट्टे खिंचने शुरू हो गए हैं, माइग्रेन वाले ख़ास तौर पे कहेंगे जी मेरे खून की नालियाँ मुझे लगता है से ठक ठक बजना शुरू हो गई हैं, या मुझे कोई प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, हम उसका ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं। सही। अच्छा, ओजोन में हम क्या करते हैं? फिर वही बात है, जब नुकसान नहीं है हम स्किन में ओजोन लगाते हैं। ठीक है। स्किन के अंदर भी नहीं लगाते, स्किन के ऊपर लगाते हैं, वो जज्ब हो जाती है। वो क्या करेगी कि जो खून की नालियाँ जो फैल चुकी हैं वो उनको अपनी जगह पे ले आएगी, जो मसल्स कंट्रैक्ट करके खिंच चुके हैं वो ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब तो हमने इतने मरीजों का इलाज किया जिनको अभी हम माशाल्लाह गिन भी नहीं सकते, और उनमें से अक्सरियत जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। 20-20 साल पुरानी माइग्रेन लोगों की ठीक हुई है। और फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, जो 10 मिनट में आपने फारिग होकर घर चले जाना है और आके घर जाते सर अपने काम शुरू कर देने, इसमें इसका नुकसान क्या है? कोई लंबी चौड़ी दवाइयाँ नहीं हम देते, एक आध को टैबलेट दी जाएगी, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सो जितने नए ट्रेंड्स हैं उनके अंदर हमारा जो अप टाइम है वो सारी दुनिया में वो ठीक है। कोई बंदा दफ्तर से काम से छुट्टी ना करे, उसको 2 महीने बेड पे नहीं पड़े रहना, उसको 2 दिन भी नहीं पड़े रहना, वो जाए अपना ट्रीटमेंट कराए और अब ताकि अपना काम करे, ताकि वो अपना रिस्क कमाए और लोगों को अपना से फ़ायदा पहुंचाए। बेशक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये माइग्रेन की आपने बात की, इसमें क्योंकि आजकल जिस तरह रमज़ान चल रहा है तो जैसे ही ज़ोहर के बाद का टाइम होता है बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं जी हमारे सर में जो है ना खिंचाव महसूस हो रहा है, सर में दर्द हो रही है, बॉडी के अंदर जो है ना बिल्कुल एक एनर्जी नहीं है, इस तरह लगता है। कुछ लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि भूख नहीं लग रही लेकिन बॉडी बिल्कुल आपकी जो है ना 0 लेवल पे आ जाती है कि आपकी एनर्जी नहीं होती उसमें। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, इसको टर्मिनोलॉजी को यूरोप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं इसको आफ्टरनून हेडेक कहते हैं। आफ्टरनून हेडेक, इसको हम समझने जैसे जोर की नमाज के बाद सर दर्द शुरू हो जाएगी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें देखें सबसे पहले ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, लोगों की शुगर लो होनी शुरू हो जाएगी, पानी की कमी आनी शुरू हो जाएगी, और वो ख़ासतौर पे लोग जो चाय कॉफ़ी या सिगरेट के आदी हैं उनमें निकोटीन की कमी आना शुरू हो जाती है। ये हेडेक्स कॉज कर सकती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें जो आजकल हम देख रहे हैं सबसे बड़ी बात वो है हैवी सैरी, जिसमें आप कढ़ाई खाएं, आप चने खाएं, नान खाएं, लस्सियाँ पिएं। हम ये समझ नहीं जाती कि हमारा ख्याल ये होता है कि एक जो पहला पराठा है वो जोर तक चलेगा, दूसरा पराठा असर तक चलेगा और तीसरा पराठा मगरिब तक चलेगा। ऐसे नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा खाएंगे डाइजेशन उतनी जल्दी, उतना ज़्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, उतने ज़्यादा पानी की कमी होती जाएगी और उतना ज़्यादा जल्दी आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी। और भाई सादा ग़िज़ा रखो, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करो, दही का इस्तेमाल ज़रूर करो, नेचर के पास रहो, ये जो जंक फूड है इससे परहेज़ करो, तो ये दर्दें कम होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं ज़रूर जिन लोगों को मौका मिलता है, एक होती है पावर नैप। ठीक है। जिसको हम सिएस्टा कहते हैं। ये वही चीज़ है जो अल्लाह के नबी ने बताई थी, जिसको कैलूला करें। इसको आप कितना मज़ेदार नाम है, पावर नैप, कितना अच्छा नाम है सिएस्टा, लेकिन सोर्स क्या है? अल्लाह का नबी। अगर आपको 20 मिनट भी दोपहर को मिल जाए सोने के लिए किसी भी जगह के ऊपर, और जैसे हमें याद है कि हम बचपन में अपने स्कूल में सोते थे कि दोनों हाथ रखे मेज़ के ऊपर और बेंच पे सो गए, अगर आप यही सोने की आदत डाल लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये दर्दें 50-60% कम हो जाएंगी। आपको आप ऐसे उठेंगे जैसे आप अभी नए पैदा हुए हैं। और इसीलिए जापान के अंदर ये कहा जाता है कि हर बंदे ने दोपहर को सोना है। इसको कहते हैं कि बंदे का नया जन्म होता है उसके बाद। सो इलाज पॉसिबल है, लेकिन ये हमें वही खाने वाली बात आपकी बीच में आ जाएगी, उस पर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ये दर्दें भी कम हो सकती हैं। बल्कि इसके बारे में ना मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 20 मिनट्स तक अगर आप पावर नैप लेते हैं ना तो वो पावर नैप कहलाएगी। 20 के बियॉन्ड आप जाते हैं तो वो प्रॉपर स्लीप में आ जाता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली एक स्लीप पैटर्न, स्लीप मोड में चला जाता है। लेकिन जो 20 मिनट्स से पहले अगर आप उठते हैं 15 से 20 मिनट के दरमियान, तो जब आप उठेंगे तो वही आप वाली बात के बिल्कुल एक फ्रेश आपकी एनर्जी 100% पे होगी और आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि जैसे बिल्कुल फ्रेश है, कोई आपको किसी किस्म का कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि मैं तो इसमें हमेशा एक कहता हूँ कि एक है पाकिस्तानियों वाले रोज़े और एक है मुसलमानों वाले रोज़े। तो हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी वाले रोज़े रखते हैं, 7-8 किलो हमने सुबह खाना होता है, 8-10 किलो शाम में खाना होता है, उसके बाद बस अल्लाह के हवाले बस। ठीक है। तो उसकी वजह से अब देखें मोस्टली हम देखा जाता है कि जो वेट है ना हमारा रमज़ान के दिनों में बढ़ जाता है, हालांकि कम होना चाहिए क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी की क्लिनजिंग है। पूरा साल जो आप अंदर अपने भर्ती करते हैं, रमज़ान का महीना क्लिनजिंग है बेसिकली। लेकिन
मंथ एंड के ऊपर आप देखते हैं किसी का 3 किलो बढ़ा हुआ है, किसी का 5 किलो बढ़ा हुआ है, किसी का 4 किलो बढ़ा हुआ है, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक इसी चीज़ से ही है, क्योंकि जितनी आप ग़िज़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सारा दिन आप फास्टिंग में है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है। तो तरावियों में देख लें अक्सर यही होता है, 4 तरावियाँ भी नहीं होती और हमारी हालत टाइट हो जाती है उसमें। देखिए, सारी दुनिया के अंदर जो रमज़ान के रोज़ों के ऊपर रिसर्च जारी है, जी अब गोरों ने इसका नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग रखा। जी 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 बिल्कुल, वो यही चीज़ है। ये आजकल यहाँ पे भी बड़ा फैशन चल रहा है। ये डाइटिशियनिस्ट जो हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका नाम चूँकि अंग्रेजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया, तो हमने उसको अपनाने की कोशिश शुरू कर दी। वो रात को करते हैं, हम दिन को करते हैं। अब उसमें होता क्या है, अब तरावी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि जब आप रोज़ा खोलने के बाद जब आप तरावी पढ़ते हैं, आप ये देखें उसके बाद आपको नींद कितनी अच्छी आती है। वो जो 3 घंटे की नींद है, उस 12 घंटे की या 10 घंटे की नींद से बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी क्यों डीप स्लीप होती है, बंदा फ्रेश उठता है। जी ऐसे ही। इसके अलावा आपको ये जो हमारी खुराक है, जब हम कम करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को रेस्ट मिलता है, हमारे मसूड़ों को रेस्ट मिलता है, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको रेस्ट मिलता है, हमारे मसल्स को रेस्ट मिलता है। इससे बेहतरीन साल में एक एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती जब आपने सारी बॉडी को रिकंडीशन कर लिया। और यही फ़ायदा रमज़ान का है कि अगर हम उसको इन ट्रू स्पिरिट, जो मुसलमानों वाले रोज़े रखे जैसे आपने फरमाया, तो वो बाकी आपके बॉडी को दोबारा एक रीफर्बिश कर देते हैं, रिफ़्रेश कर देते हैं। बंदा महीने बाद ऐसे निकलता है जैसे उसके अंदर से वो अपनी सर्विसिंग करा के आया हो। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन हम इसका मतलब कुछ उलट ले लेते हैं जी। अब जब अफ्तार शुरू होंगे, अब तो सहरियाँ भी शुरू हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर सहरी का मतलब ही ये है कि आपने मुरगन और हैवी ग़िज़ाएँ खानी है और उसके बाद जाके सो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और आप जब उठते हैं ना, मतलब 9-10 बजे जब आप उठते हैं, तो आपको लिटरली एक फ़ील हो रहा होता है हैवीपन, वही सारी आपको जो है ना, जो सुबह आपने खाया होता है, मैदा भी, आप बॉडी पूरी अवज़ार, क्योंकि इतनी हैवी किस्म की सहरी हुई होती है कि आपको वो डाइजेशन का मौका ही नहीं मिलता उस चीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें रमज़ान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम आती है स्किन की, कि आप क्योंकि पानी की इनटेक उतनी नहीं हो सकती है हमारी जितनी नॉर्मल दिनों में की जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो उसका कंट्रास्ट हो जाता है, क्योंकि पानी बॉडी में उस तरफ से जा नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? और स्किन के आपको जो है ना कलर टोन भी आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है इस वजह से। अच्छा, जब आप कभी एवरेज देखें ना कि वो लोग जो दिन में कितना पानी पीते हैं जी, अगर दिन में जब मतलब 4 गिलास पानी पीता है या 5 गिलास पानी पीता है, वो कमी आसानी से आप रात को पूरी कर सकते हैं। ठीक है। अफ्तार से लेके सहर तक आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं पानी करें। और सबसे जो इस वक्त ख़तरनाक चीज़ है वो कोला ड्रिंक्स है। जितने फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आप नींबू पानी टाइप चीज़ इस्तेमाल करें, आप सादा पानी पिएं, ये पानी की कमी बिल्कुल पूरी हो सकती है। और स्किन जो है वो मेरे ख्याल में रमज़ान में पहले से बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि रात को आप काफ़ी सारा पानी पी रहे हैं, आप अपने स्किन को फ्रेश कर रहे हैं, आपकी बॉडी की जनरल बॉडी की क्लींजिंग हो रही है। तो महीने बाद बंदे को अच्छा दिखना चाहिए, फ्रेश दिखना चाहिए, बजाय इसके कि वो मुरझाया हुआ नजर आए। तो रोज़े की तो निशानी ही है। तो पानी जितना इस्तेमाल करें जो अफ्तार से लेके सहर तक, वो फ़ायदेमंद है। और पानी की कमी बिल्कुल पूरी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम दिन में पानी पिए तो कमी पूरी हो। बाकी स्किन जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। स्किन में चूँकि आप मुर्गन ग़िज़ाएँ अगर नहीं लेंगे तो स्किन की वैसे भी बेहतरी आ सकती है, टोन भी बेहतर हो सकती है। और वेट कम हो तो आप कमर में छोटा लगना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे। थोड़ा सा स्किन के ऊपर मैं और डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि ये भी आपकी स्पेशलिटी है। ओजोन के साथ साथ इस चीज़ को भी आप देखते हैं, इसमें आपकी यूएसए से सर्टिफिकेशन भी है। तो क्या इसको फुल टाइम लेके चल भी रहे हैं, ये सिर्फ सर्टिफिकेशन के बाद आपने फिर इसको छोड़ दिया? नीचे जो फुल टाइम डर्मेटोलॉजी वो तो मैं नहीं करता। ठीक है। हम लोग जो स्किन से रिलेटेड, अपने जो एस्थेटिक से मुतालिक जो काम हम ओजोन से रिलेटेड है, अब वो बीच में करते हैं। ठीक है। लेकिन जो फुल टाइम डर्मेटोलॉजी सारी उनकी फील्ड है, ये वही काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी ओजोन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो स्किन को बेहतर करने के लिए की जा सकती हैं? हम ओजोन में 2 किस्म के प्रोसीजर्स करते हैं। एक हम करते हैं उसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। ऑटो हीमोथेरेपी। हीमोथेरेपी इसका मतलब जो कि हम ब्लड निकालते हैं 100 ml पेशेंट में से, यहाँ से उसके अंदर ओजोन मिक्स करते हैं। ठीक है। और उसको वापस लगा देते हैं। ठीक है। और उसके साथ हम हाई डोज विटामिन सी की ड्रिप लगाते हैं। ओके। ये इसको विटामिन सी जो है इसको मैजिक ड्रग कहते हैं। ओके। अब इसका मतलब ये होता है कि जब आप सारे जिस्म के अंदर ओजोनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो सारे जिस्म को फ्रेशनर दे देता है। ठीक है। और स्किन ग्लो होना शुरू हो जाती है, आपको बंदे को फील अच्छा होना शुरू हो जाता है। वेलनेस के लिए, वेल बीइंग के लिए ये सारी दुनिया में इस्तेमाल होती है। हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं, ये उस वक्त तक कोई शो नहीं करते जब तक ये ऑटो हीमोथेरेपी नहीं करा लेते। वो जो 6000 डॉक्टर्स का मैंने जिक्र किया टर्की के अंदर, उनकी अक्सरियत ये ऑटो हीमोथेरेपी करती है। और यूरोप में ये बहुत मशहूर है। जो क्वीन एलिजाबेथ थी मरहूमा,
वो भी ये कराया करती थी। ठीक है। तो ये एक तो हम ये करते हैं। दूसरा आईवी ड्रिप्स हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है कि जनाब ये वाइटनिंग भी कर देती हैं। अच्छा, वाइटनिंग के बारे में एक बात याद रखें कि किसी मेरे जैसे रंग के बंदे को करीना कपूर वाला रंग नहीं मिल सकता, ये बात याद रखें। बिल्कुल सही है। जो मर्जी कर लें, हम ये करते हैं कि जो वाइटनिंग ड्रिप्स जो ग्लूटाथियोन और बाकी चीज़ें से रिलेटेड है, ये ख़ास ड्रिप्स हैं, ये हर एक को हर ड्रिप नहीं लग सकती। बिल्कुल ठीक हर एक को उसकी डोज के मुताबिक लगाई जाती है और ये 2 से 3 टोन बेहतर कर सकती है। ठीक है। तो मतलब ये जो मिसकंसेप्शन है जी, आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाएं और गोरे चिट्टे हो जाएं, ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इंजेक्शन और चीज़ है, ये और चीज़ है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हर चीज़ के अपने इफेक्ट्स हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जो ड्रिप्स हम लगाते हैं वो डाइल्यूट करके लगाते हैं। ठीक है। इसका नुकसान बहुत कम है। ये स्किन बेहतर ज़रूर हो जाती है, टोन बेहतर हो जाती है, स्किन की फील बेहतर हो जाती है। अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि क्या ये फॉर एग्जांपल जो स्किन अनइवन हुई होती है, 2 टोन जिसको कहते हैं, ये 3 टोन होती है, ये उसको बेहतर करने में आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी हेल्प कर देती है, आपकी 1 या 2 टोन आपकी बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली कम्बिनेशन है। हम करते ये है कि अगर हम किसी को इस किस्म की ड्रिप लगाते भी हैं या ऑटो इमो करते भी हैं, उसके बाद हम उनको स्किन में ओजोन भी लगाते हैं। ठीक है। ताकि अंदर से भी उसको अगर एनर्जी मिल रही है तो बाहर से ऊपर उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो ओवरऑल उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है। उसमें ग्लो उसका बेहतर हो जाएगा, स्किन का टोन बेहतर हो जाएगा, टेक्सचर बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये सारी वो हमें ये पता है कि हमने सिर्फ ऑक्सीजन दी है, उसको कोई और ना कोई क्रीम लगाई है, ना कोई स्टीरॉयड लगाया है, ना कोई एंटीबायोटिक लगाई है, ना कोई ऐसी चीज़, ना कोई ब्लीच लगाई है जिसका कि उसको नुकसान हो। तो फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, नुकसान बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। सबसे की पॉइंट उसमें पानी है, डाइट है, एक्सरसाइज है और टाइम पे सोना है। बिल्कुल सही। एक इसमें आपने पॉइंट रेज किया कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्या ये आफ्टर सम टाइम दोबारा रिवर्स हो जाता है प्रोसेस आपका, जो स्किन जिस तरह थी वैसी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, स्किन एक ऐसी चीज़ है जो जैसे बाल बढ़ रहे हैं, जैसे नेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इस तरह स्किन के ऊपर के सेल्स भी रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है। वो चेंज होते रहते बिल्कुल सही हैं। है। तो जब पिछले वाली जो ऊपर की स्किन थी, जब वो चली जाएगी तो नीचे से जो स्किन निकलेगी उसका अपना ओरिजिनल टेक्सचर होगा। ठीक है। लिहाजा वो उसी जैसे बाल रंग कराते हैं, तो ये सारी उम्र तो नहीं रहते। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ अरसे के बाद जब वो ऊपर वाले बाल गिर जाएंगे या कटवा देंगे आप, तो नीचे जो कलर निकलेगा वो नेचुरल, वो असल वाला निकलेगा। सही। सो ये अपना एक साइकिल है जो कुछ अरसे बाद रिपीट करना पड़ सकता है। तो इस पे कोई फ्रीक्वेंसी है कि कितने अरसे बाद ये इसकी कोई एहतियात है कि अगर कुछ ये चंद एहतियाती तदाबीर अगर कर लें तो आपका ये प्रोसीजर थोड़ा लंबा चल सकता है, अगर नहीं करेंगे तो जल्दी रिवर्स हो सकता है? जो की पॉइंट्स है ना वो वही हैं। आपकी डाइट ठीक हो, आपकी स्लीप ठीक हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों पे नज़र रखें, वेट पे नज़र रखें, तो ये जो हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं ये ज़्यादा अच्छा चल जाते हैं। ठीक है। इनका इफेक्ट भी अच्छा होता है, टेक्सचर भी अच्छा रहता है और इन चीज़ों के ऊपर जो असरात है ओवरऑल वेल बीइंग है वो बहुत अच्छे हैं। अब ये सोचें कि जिसकी ये सारी चीज़ें ठीक है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, तो ओवरऑल आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो घर में है, घर से बाहर है, ऑफिस है, बिजनेस है, आप उसके अंदर यू कैन डू वेल और लोग अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर थोड़ा सा ये वाइटनिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें कि अभी ख़ास तौर पे ये एशिया रीजन के अंदर ये बड़ा एक ट्रेंड चल गया हुआ जी, गोरा चिटा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, गोरा चिटा होगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जबकि अगर गोरों को देखा जाए तो वो तो खुद टैन होने के लिए जाके समुद्र पे बैठते हैं, तो हम गोरे होने के लिए जो इंजेक्शंस की तरफ चल पड़े हैं, क्रीमों की तरफ चल पड़े हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आजकल मार्केट में। एस्थेटिक की डोमेन पाकिस्तान में थोड़ी ज़रा अभी पकड़ रही है अपनी हवा, तो हर दूसरा आपको जो है ना कॉर्नर के ऊपर कोई ना कोई एस्थेटिक सेंटर नज़र आता है, तो उसके ऊपर ये सारी ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए, स्किन के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो अल्लाह ताला ने आपको रंगत दी है वो तो डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा कि चेंज नहीं हो सकती। एक है कुछ आपके रूटीन की वजह से या आपके हालात की वजह से। बहुत सारे लोग हैं उनकी जॉब की नेचर इस तरह की है कि ज़्यादातर वो सन एक्सपोज्ड हैं, सारा दिन बाहर धूप में रहते हैं, तो उनका जो कलर ख़राब हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह इस्तेमाल करती हैं जिस तरह फीमेल्स हैं या कोई जो हमारे शोबिस के लोग हैं, तो उनकी स्किन उस वजह से ख़राब होती है। तो क्या इन लोगों को ये करवाना चाहिए ये ट्रीटमेंट जो है, ताकि इनकी स्किन जो है बेहतर से बेहतर रहे? इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और अच्छा दिखने में कोई हर्ज नहीं है। हर एक का हक है कि वो अच्छा दिखे। हर एक का हक है कि वो कॉम्प्लिकेशन से बचे, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है। सही। हर एक का ये राइट है कि उसको अच्छा दिखना चाहिए।
दूसरी चीज़ है एहतियात। जी। जो लोग जो लोग घर से बाहर धूप में फिरते हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर एहतियात कर सकते हैं, वो कैप पहन सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, वो सन प्रोटेक्शन की जो चीज़ें हैं वो लगा सकते हैं, तो इससे फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। हाँ, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी स्किन बेहतर कर सकते हैं, टोन बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है, अगर कोई मसला है, तो वो बराए मेहरबानी जो डर्मेटोलॉजी के लोग हैं जिनका प्रोफेशन है, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। एक बात याद रखें, एस्थेटिक्स में और डर्मेटोलॉजी में फ़र्क है। जी बिल्कुल। तो वो लोग ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो मैं इस तरह की दवाइयाँ एडवाइस नहीं कर सकता, जो कि प्रोफेशनल ट्रेन डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं उनको एक राय तो दे सकता हूँ। हाँ। क्योंकि अगर सपोज़ जैसे आपने फरमाया मेरी अमेरिका की सर्टिफिकेशन है, स्किन के मुतालिक हम बता तो सकते हैं, गाइड तो कर सकते हैं, और हर एक हम ये कहते हैं कि कुछ टिप्स हमारे से नहीं, उनको घर जाके इस्तेमाल करें, ताकि आपको बार बार हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत सारे लोगों की स्किन बेहतर हो सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस लेवल हो, चाहे वो जॉब स्ट्रेस है या घर का स्ट्रेस है, ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन को ख़राब करती हैं। बिल्कुल ऐसी। अभी एक रिसेंटली 3-4 साल की पैदावार है, ये एक नया ट्रेंड शुरू है। पहले तो क्रीमें चल रही थी, आजकल सीरम्स आ गए हैं। हर तरफ भरमार है। आप जितने भी आप वेबसाइट्स भी देख लें या जो ब्यूटिफिकेशन पे काम करती, ज़्यादातर सारे सीरम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ नाम रखा है, कोई 24 कैरेट सीरम्स है, कोई किस तरह, मतलब 20-25 तरह के तो सीरम्स है। हमारा ख़ुद का भी एक ब्रांड है। तो इसका आप समझते हैं कि ये उसमें इवन एसिड्स वगैरह भी कुछ यूज़ हो रहे हैं सीरम्स के अंदर, तो इनका स्किन के ऊपर फिर क्या इफेक्ट है? देखिए सर, इन सब को ना फ़िल्टर होना ज़रूरी है। अब जिसका दिल चाहेगा वो अगर वो सीरम बगैर किसी सर्टिफिकेशन के निकाल देगा, तो पहली बात है कि आप कभी हमारे जितने पास जो लोग सीरम वाले आते हैं, अगर इनसे बैठ के पूछे कि सीरम होता क्या है, तो इनमें से आधों को तो यही नहीं पता कि सीरम किसको कहते हैं, सीरम से क्या मुराद है, क्या चीज़ है। नाम पहले क्रीम रखा था, अब उसी का नाम सीरम रख दिया। तो ये अगर ये चीज़ें सही मिलती हैं, जैसे आपके अगर प्रोडक्ट अच्छी है, जो कि मुझे यकीन है कि अच्छी होगी, और वो अगर कॉम्पिटेंसी लेवल उसका बहुत अच्छा है, तो ये फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकते हैं। सही। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने ये किसको लगानी है, किस क्वांटिटी में लगानी है, किस डोज में लगानी है, प्रोडक्ट की नेचर क्या है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको क्लियर होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है। और हर स्किन इतनी टाइप्स हैं, कौन सी स्किन को कौन सी टाइप का सीरम सूट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो इनकी प्योरिटी है। अगर इनकी क्वालिटी ठीक है, चाहे वो थोड़ा महंगा ले लें, अगर उनकी क्वालिटी ठीक है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा। बिल्कुल। अभी देखना सीरम्स का जिस तरह, क्योंकि अभी हमारा जो सीरम है अभी जितने का मार्केट में बिक रहा है ना, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा का हमें कॉस्ट किया हुआ है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो अब ज़ाहिर है उसमें बाकी सारे लवाजमात भी आने हैं, ऐड की कॉस्ट भी आएगी, उस पर हमारे अपने एक्सपेंसेस भी आने हैं, फिर हमने भी अपना मार्जिन उस पर टॉपअप करना है। तो हम जब इसकी पूरी फॉर्मुलेशन कर रहे थे, तो हमने इसकी सर्टिफाइड फॉर्मुलेशन करवाई है, तो हम इसी चीज़ पे हैरान हो रहे थे कि ये जो 1200-1500 रुपये का सीरम बेच रहे हैं, तो ये क्या डालेंगे बीच में? ठीक है, ऑर्गन ऑयल डलता है, कुछ में आलमंड ऑयल डलता है, सारे ये नेचुरल ऑयल्स। अब आलमंड ऑयल जो है वही आप लेने चले जो 7-8 हज़ार रुपये केजी है। ठीक है, तो अब किस तरह से वो अफोर्ड करें? तो बात वही आ जाती है कि बस फार्मूला उठाया, कॉपी किया, जैसे कैसे उसको डाला बीच में और इस्तेमाल करवा दिया। तो मेन चीज़ वही है, कोई चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। और ख़ास तौर पे ये एस्थेटिक की जितनी डोमेन है, इसके ऊपर मुझे लगता है अभी चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस लेवल पे जाके चीज़ें नहीं की जा रही है, उस लेवल पे जाके ट्रीटमेंट्स नहीं प्रोवाइड की जा रही जिस तरह से चार्ज किया जाता है उसका। तो डॉक्टर साहब, इसमें लास्ट पे मुझे थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में भी बताइएगा कि जो आपकी ये ट्रीटमेंट है सारी की सारी, इनको आप कोई प्रॉपर, डेफिनेटली पाकिस्तान में तो रिसर्च उस लेवल की नहीं हो रही, तो इसके ऊपर क्या आपकी ख़ुद की रिसर्च के लिए आप अपने भी कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं, कोई अपनी भी ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर कुछ करते हैं आप लोग, बाहर से जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, या बस जो आपके पास मरीज़ आ रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट से ही आप लोगों की आगे ग्रोथ हो रही है? अच्छा, पहली बात ये कि जो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कैसे क्लियर करें। ये बाकायदा एक ट्रेंड है। इवन जो यूरोप के अंदर, इसके अंदर ओजोन के अंदर मास्टर्स और बैचलरशिप की डिग्रीज़ हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है। और मेरी अपनी फेलोशिप है अमेरिका से है ओजोन के अंदर, और फिर मैं पेन मैनेजमेंट का भी मेरे पास फेलोशिप है। तो हम ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आप इंटरनेशनल रेडियोलॉजी को मिक्स करें तो आपके पास यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। हम आर्टिकल ज़रूर लिखते हैं, आर्टिकल्स हमारे पब्लिश भी होते हैं मुल्क से बाहर भी। जितने हम प्रेजेंटेशन लेक्चर देने जाते हैं वो भी उन्हीं का ही निचोड़ होता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम पिछले 1 साल के अंदर 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करा चुके हैं ओजोन के ऊपर, जिसमें तकरीबन 35 मुल्कों से 54
लोग आए थे, Very जो nice. इस्लामाबाद में हुई थी, और इस दफ़ा तकरीबन को 12 से 15 लोग थे जो लाहौर में हुई थी सिर्फ 1 महीना पहले। ठीक है। तो अब हम करते ये है कि हम कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको बुलाते हैं। अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि सीरीज़ ऑफ शॉर्ट कोर्सेज 1 या 2 दिन के प्रैक्टिकल कोर्सेज कराए जाएँ ताकि लोगों को दूसरे शहरों से बुलाया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको सिखाया जाए, और ताकि ये जाके अपने अपने शहरों के अंदर वो ये काम कर सकें। हम बाकी जो हमारे पास जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जितना फैला सकते हैं फैलाएं, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट ओजोन थेरेपी का जिसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, जिसका नुकसान कोई नहीं है, उसको प्रोपेगेट करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही बाकी है। ट्रीटमेंट तो चल ही रहे हैं, हम किसी को रोक तो नहीं रहे। जी। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक ऑप्शन ये भी है। जैसे मैं डिस्क का ट्रीटमेंट करता हूँ, जी। अब वो लोग जिनकी सर्जरी होनी है उसको अगर हम 10 मिनट में ट्रीट कर दें, उसी सर्जरी है जिसने उस डिस्क को काट देना है, हमने उसको श्रिंक कर देना है। सही। आधे घंटे के अंदर उस बंदे को घर भेज देना और कहना जाओ जाके अगले दिन अपने काम पे जाओ। तो इसको अगर आप रिकग्नाइज करते हैं तो फिर ये रिकमेंड भी किया जा सकता बिल्कुल सही है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 80,000 पेशेंट्स का डाटा मौजूद है जो हमने यहाँ पे किए हैं। तो ये डाटा हम बाकायदा कंपाइल करके इसको मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट करते रहते हैं और लोग इसको सारी दुनिया में पसंद करते हैं, जो ये फर्स्ट हैंड डाटा है, हमने अपने हाथ से किए हुए केसेस हैं सारे। सही सही। और इसका कोई जो आपका ओवरऑल इक्विपमेंट है वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें चाहिए नहीं, लेकिन सिर्फ जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ चाहिए वो ट्रेनिंग है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ किस डोज में किस तरह से कहाँ लगानी है। तो उस सूरत में फिर ये ज़रूरी है, लेकिन ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, आपने इसमें कहा कि किस जगह पे कितनी डोज लगानी है, अगर इसकी थोड़ी सी ओवरडोज हो जाए या कुछ भी इसका, क्योंकि है तो ये ऑक्सीजन ही है, तो क्या उसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये होता है कि हमें ये पता है कि स्किन में डोज कितनी है, चूँकि जो इफेक्टिव डोज है उसका असर बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर आप कम डोज लगाएंगे तो उसका असर उतना नहीं होगा। तो ज़्यादा डोज लगाने का नुकसान कोई नहीं है, कम डोज लगाने से फ़ायदा कम होता है। तो हमें ये पता है कि स्किन में या स्किन के अंदर या डिस्क में, नीज में, शोल्डर में कितनी डोज लगानी है। सो अंडर डोज होगी तो उससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपर डोज लगेगी तो बहुत इफेक्टिव है। ज़्यादा लग जाएगी तो उसका नुकसान कोई नहीं। ठीक है। और इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो आप करते हैं, नी का करते हैं, डिस्क का कर रहे हैं, नेक के करते हैं, तो इन सब के कुछ सेशंस का कोई लिमिट भी होती है या ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? कुछ जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ देर से रिकवर करते हैं? पहली बात तो ये कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये कुछ जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ देर से रिकवर करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पेन का कोई जो है कोई गैजेट ही नहीं है। जी ठीक है। हम किसी तरीके से किसी की पेन को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ मरीज़ ने बताना है कि मेरी पेन ठीक हो गई है, मैं अब ठीक हूँ। हम आमतौर पे 3 से 5 सेशंस रिकमेंड करते हैं जो कि सारी दुनिया में किए जाते हैं, ठीक है। दुबई से लेके अमेरिका तक। तो हम इनमें विद एक्सपीरियंस अंदाज़ा ये हो जाता है कि ये जो पेशेंट है 3 से 4 पेशेंट्स में ही विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। सपोज़ आपने एक पेशेंट के 5 सेशंस किए और उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम फिर उसको रिकमेंड कर दें कि भाई ये अगर तुम्हें इतने अरसे में फ़र्क नहीं पड़ा तो आपके पास और सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। उससे पहले आप इस ऑप्शन, लेकिन 80 to 90% पेशेंट जो होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो जाते हैं। ये डिस्क की आपने बात की, ये खासतौर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाता है तो सालों साल जो है प्रलॉन्ग करती है उसकी ये बीमारी, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो लाइफ टाइम बेड पे भी चले जाते हैं। अच्छा, मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, आपकी बात ठीक है, उनमें अक्सरियत को ये कहा जाता है कि भाई तुमने अब ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। नंबर 2, ये डिस्क की सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं और सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उसी तरह डिस्क के अंदर वो प्रोसीजर होता है। ये हाईटेक प्रोसीजर है, ये हर जगह नहीं होता। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, कोई बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, टांका नहीं लगाते, काटते नहीं हैं। और वो हम करते हैं कि डिस्क के अंदर जब ओजोन लगती है तो उस डिस्क के उस हिस्से को जो नर्व को या नस को प्रेस कर रही है उसको श्रिंक कर देती है। ठीक है। वो क्या करेगी, जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाएगा। सर्जरी ने इसी चीज़ को काट देना है, हमने इस चीज़ को श्रिंक कर देना है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो सर्जरी के बाद बंदा किस बहुत सारी सूरतों में किसी और काम करने के काबिल नहीं रहता। इसमें आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, इसमें आप गेम भी कर सकते हैं, वज़न भी उठा सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम पॉसिबल होती हैं। तो ये शायद सर्जरी में इस तरह से बहुत सारी जगहों पर शायद इस तरह से मुमकिन ना हो। फिर अब जब आपने किसी को काटा नहीं, जब आपने किसी को बेहोश नहीं किया, जब आपने किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया, तो उसकी तमाम भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होती। और आखिरी चीज़ ये कि आपके पास हमेशा सर्जरी की ऑप्शन
खुली तो है रहती ही है, बिल्कुल है, क्योंकि सर्जरी के बाद इस तरफ आते हैं तो वो तो ज़ाहिर आपने हर चीज़ कटवा दी एक दफ़ा, जी तो वो तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। अगर जी देखिए सर्जरी से ठीक हो भी जाते हैं ना, तो स्टिल आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपको, और उसके बाद भी एक कहीं ना कहीं फेयर रहता है आपको माइंड के अंदर। लेकिन इसमें तो वही है, वो 4 आपकी जो छोटी छोटी सुइयाँ ही आपको लगनी है, तो उससे अगर फ़ायदा हो जाता है आपको तो डेफिनेटली क्विक रिलीफ है आपको। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट चीज़ इससे पहले कि हम पॉडकास्ट का एंड करें, स्पोर्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे हमारी जो है ना बहुत सारे बच्चे जो हैं क्योंकि वही बात फिर घुमा फिरा के डाइट पे ही आ जाएगी, क्योंकि डाइट इतनी अच्छी है नहीं, तो बच्चे खेलते भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश भी करते हैं तो इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों को, या इवन बड़ों को भी जो प्रॉपर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो उनको भी ये ट्रीटमेंट आप लोग रेगुलर दे रहे हैं इस चीज़ की? जी, मेरे पास स्पोर्ट्स के जो बहुत सारे लोग आते हैं, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हॉकी के जी प्लेयर्स आते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो नेशनल टीम में खेलते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है। जी अब ये सोचें किसी को घुटने में चोट लग गई। हाँ जी अब आम तौर के ऊपर जो हमारे बहुत सारे जो स्पोर्ट्स को ट्रीट करते हैं वो उनके घुटने के अंदर स्टीरॉइड्स लगाते हैं। ऐसे ही है। अब मैं चूँकि रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हम क्या करेंगे, हम उसके घुटने का अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है। अगर पता लगा कि घुटने के एक मसल डैमेज है जिसकी वजह से दर्द हो रही है, तो हम पूरे घुटने में स्टीरॉइड लगाने की बजाय अल्ट्रासाउंड गाइडेड उस एक मसल के ऊपर जाके ये ओजोन लगाएंगे ठीक या है। उसके साथ कम्बिनेशन लगाएंगे ताकि उस एक मसल को ट्रीट किया जाए। जब मसल एक में इशू है तो सारे घुटने को ट्रीटमेंट करने की क्या ज़रूरत है, और ये हमें रेडियोलॉजी हेल्प करती है। ठीक है। कि आपने एक जगह पॉइंट आउट कर दिया भाई ये मसल है, ये इतनी इसकी डेप्थ है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करो, और ये यकीन करिए इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है क्योंकि आप सारे जिस्म को तो कुछ कह ही नहीं रहे, बिल्कुल सही है। सिर्फ पिन पॉइंट उस जगह को टारगेट कर रहे हैं जिसको ज़रूरत है। ठीक है। तो ये ओजोन है या ये ट्रीटमेंट हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, ये स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के जो कि हम टारगेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है स्पोर्ट्स में भी ख़ास तौर पे जो है ना ये डिस्क का इशू बड़ा आता है कि गलत पोस्चर, ख़ासतौर पे बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं उनका ये डिस्क का इशू आ जाता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह लेते नहीं है, जाके वेट उठाना जिम में शुरू कर दिया, उनको आता है। तो उसके बाद अगर जब ये अल्लाह करे उनकी ये सही हो जाता है अगर मसला, तो दोबारा वो अपनी ट्रेनिंग पे वापस जा सकते जी हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें सिर्फ हम उनको सिर्फ ये गाइड करते हैं कि आपने कितने अरसे बाद ट्रेनिंग पे जाना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनको आपने अवॉइड करना है सही। और किस तरीके से करनी है। और ज़ाहिर हर काम में थोड़ा सा टाइम लगता है। बेशक ऐसे ही। पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है कि आपको कुछ अर्सा डिले करना पड़े, एहतियात करनी पड़े, लेकिन जो जिम के मेरे दोस्त काम हमारे बच्चे जो जाते हैं उनको सिर्फ एक मैं हिदायत सबको देता हूँ कि आप जाते साथ ही फ़ौरन ही को 50 किलो ना उठा लें, अपने आप को वार्म अप करें, फिर वेट उठाएं, और जब एक्सरसाइज ख़त्म करें तो अपने आप को वार्म डाउन करें, ताकि आपको जो बॉडी उसको पता चल जाए कि मेरा एक्सरसाइज शुरू होने वाली है और अब ये ख़त्म हो चुकी है। तो आप यकीन करें कि मसल इंजरीज़, जॉइंट इंजरीज़ और ये जो डिस्क इंजरीज़ ये बहुत कम हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका सारी चीज़ों को जो ताल्लुक है डेफिनेटली आपके माइंड के साथ है। हम जाते जो एकदम पहुँचे वही जो है ना एकदम वेट उठाना शुरू कर दिया और जिम से फ़ौरन बाहर निकले और अपनी रूटीन में आ गए, तो इससे, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है, इससे फ़र्क पड़ता है आपका कि आप जाते हैं थोड़ा सा ज़रा वार्म अप कर लें पहले, और उसके बाद जब एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो आपकी बॉडी फ्रेश भी रहती है और आपको किसी किस्म की पेन्स वगैरह भी नहीं निकलती हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। तो आपको खुद पता है। नहीं सर, ये इसमें देखें क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से देखते हैं, तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आप डेफिनेटली पता चलती हैं आपको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रोक का तो आपने क्लियर कर दिया। एक और लास्ट टाइम जो है ना जिसका बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्लड आया था वो ये था कि हमने बात की थी कि शुगर की वजह से बहुत सारे लोगों की टांग सो जाती है या पाँव सो जाते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो उसमें भी आई थिंक सो कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग सफ़र करके आपके पास क्लिनिक पे पहुँचे तो बाद में पता चला नहीं ये तो वो वाला प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, इतनी दूर से अगर कोई सफ़र करके आपके पास आ रहा है तो आगे उसका वो हल नहीं हो रहा उस तरह से, तो पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसको ज़रा क्लियर कर दीजिए कि इसमें किस कंडीशन में आप लोगों के पास आना चाहिए उनको। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि स्ट्रोक के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग आए थे वो इसी मसले के मुतालिक आए थे, क्योंकि हमारे पास शुगर के बेतहाशा मरीज़ हैं और अल्टीमेटली तमाम शुगर के मरीज़ों की टांगें सुन होना शुरू हो जाती हैं या पाँव सोना शुरू कर देती हैं। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है जो मैंने लास्ट टाइम भी कही थी। जो पाँव सुन होते हैं या टांगें सो जाती हैं उसकी दो वजह हैं। एक वजह होती है खून की नालियाँ, जो जिसके अंदर क्लॉट जमने शुरू हो जाते हैं। उन क्लॉट के बंद होने की वजह से खून की सप्लाई कम होती है, जिससे पाँव काला होना शुरू हो जाएगा और उस पाँव को काटना पड़ेगा। वो भी सुन्न होने से शुरू होता है। ठीक है। मैंने जिक्र किया था उस डिजीज़ का। ठीक है। कि अगर किसी के पाँव में क्लॉट, टांग में खून की नालियों में
क्लॉट जमना शुरू हो गया है तो उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। ठीक है, इससे पहले कि पाँव काटें या टांग काटें हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सही, ये वो काम है जो हम या कोई भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बंदा कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ सुन होने की सबसे बड़ी वजह होती है, उसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, यानी उसके खून की नालियों में तो मसला नहीं है, हाँ, लेकिन वो जो नसें सप्लाई कर रही हैं वो उसकी वजह से उसके पाँव भी सुन रहते हैं और टांगें भी सो जाती हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। उसकी पेन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिवर्सल और उसकी वापसी जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये याद रखें, अगर किसी की टांग या अंगूठा काला हो रहा है या उसको गैंग्रीन कहते हैं वो हो रही है, वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से ट्रीटेबल है, उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन हर सुन होने वाली या सोने वाली टांग जो है अगर वो न्यूरोपैथी वाली चीज़ है तो उसको शायद इस प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ को पहले ही अंडरस्टैंड करना, मतलब पेशेंट खुद इस चीज़ को जो है ना जज कर ले कि उसका क्या इशू चल रहा है। जी बिल्कुल। तो अगर तो अंगूठा काला हो रहा है, अगर तो उसके पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे हैं और अगर तो वो गैंग्रीन हो रही है तो फिर तो एंजियोप्लास्टी का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बगैर टांगें सुन है या सोई भी हैं तो उसका ताल्लुक न्यूरोपैथी से है, उसको इस प्रोसीजर से उसको फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ आप पेन की उनकी जो क्विक रिलीफ है वो दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर फिक्स नहीं है उसका। हाँ जी, वो रिवर्सल मुश्किल है, उसका सिर्फ हल एहतियात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। आई होप कि कुछ चीज़ें जो लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हमारी रह गई थी वो आज क्लियर हुई हैं। ठीक है, मेरा खुद भी ज़ाती तौर पे देखिए जब आप इंटरेस्ट लेते हैं ना किसी चीज़ में तो मुझे खुद मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट टाइम भी है क्योंकि आपने कहा था कि ठीक है ये चीज़ ऐसे हो रही है, तो उस वक्त तक मैं इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं कॉमन पाकिस्तान में, तो उसके लिए मैं भी उसी क्राउड में से हूँ जो बाकी सारे हैं। लेकिन जब मैंने वालदा की ट्रीटमेंट देखी और जो आपका प्रोसीजर देखा तो उसके बाद मुझे इस चीज़ पे वाकई वो हुआ कि हाँ ठीक है, अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो वाकई इसका नुकसान भी कोई नहीं है। और मेरी वालदा तो आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं जी। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने दोबारा टाइम निकाला और ये जो कुछ क्लैरिटी आपने चीज़ों के ऊपर दी, ख़ास तौर पे डाइट को लेके, जो हमारी डे टू डे रूटीन है उसको लेके। देखिए हर चीज़ का जो है ना हम एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसका रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज देखें, आपने एक डॉक्टर होते हुए ये कहा है कि भाई इसको आप अगर आप इन सारी चीज़ों को मेजर कर लें, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर लें तो शायद डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी ये पॉडकास्ट पसंद आएगी। इंशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। लास्ट पॉडकास्ट के अंदर जो चीज़ें मिस हो गई थी डॉक्टर साहब के साथ, आज वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ख़ासतौर पे स्ट्रोक को लेके, डाइट को लेके, हमारी जो रूटीन को लेके, पेन मैनेजमेंट को लेके, ओजोन जो ये पूरा प्रोसीजर होता है उसको लेके। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो अगर आप भी डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब बल्कि आप खुद अपने जो है ना क्लिनिक 2 जगह पर आप बैठते हैं तो उसका बता भी दीजिए, ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो जो हमारे पास फ्लड आता है ना वो डायरेक्ट आपके पास जाए, ताकि हमारी टीम आसानी रहे। मैं जी एक अल्लामा इकबाल टाउन में एक ओजोन क्लिनिक के नाम से सिंगापुर मेडिकल सेंटर मेन अल्लामा इकबाल टाउन में वहाँ पे होता हूँ। ठीक है। और हफ्ते में 2 दिन बुध और हफ्ते को एक अलराजी हॉस्पिटल है MM आलम रोड गुलबर्ग में, मैं वहाँ पे होता हूँ। बिल्कुल सही है। तो अगर डॉक्टर साहब से कोई भी रब्ता करना चाहते हैं तो मैं इनकी जो टीम का नंबर भी लगा दूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर जिस तरह मेरी वालदा को फ़ायदा हुआ है इनकी ट्रीटमेंट से, डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।